जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 23 एंड 24 फरवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं, बट अब से कंटिन्यू रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम जैसा कि हर रोज़ करते हैं वैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स नज़दीक है, तो करना ज़रूरी है। देखिए 2024 का क्वेश्चन देखिए कि भई सिंपल क्वेश्चन था। 21 जून को हर साल कहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट होती है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपको आ भी जाता। पर हमें यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि 24 में ये क्वेश्चन पूछा, ओके? और हम पीछे जाते हैं तो ये देखिए 2022 में सेम क्वेश्चन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कौन से दिन पे होता है? तो सेकंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून। कौन सी तारीख? 21st। ओके, इतना हो गया। अभी इससे भी और पीछे चले जाइए तो देखो यहाँ पे 19 में क्वेश्चन आ गया, 21 जून को सन कहाँ पे रहता है? सिर्फ उल्टा पूछा गया था कि भाई कहाँ पे सेट नहीं होता है। तो ये आंसर था आर्किटिक सी। अभी मैं कैसे भी पूछूं ना, अब मैं यहाँ ऐसा पूछ लूं कि भाई कहाँ पे 24 घंटे तक रहता है, या फिर कहाँ पे सेट नहीं होता है, सेम बात हो गई। या फिर मैं पूछ लूं कहाँ पे मोर देन 12 आवर रहता है, सेम बात है सारी की सारी। तो देखो, अगर पॉसिबल था कि अगर शायद भी आपको ध्यान न हो तो आप 19 में ये क्वेश्चन देखे, फिर आप पढ़ के गए, तो आपको 22 में आ सकता था। अगर 22 में आपको नहीं ध्यान था, फिर आप पढ़ के गए, तो 24 में आ सकता था। देखो क्वेश्चन तीनों के बार तीनों एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई भी फ़र्क नहीं आया है। बट हमेशा कुछ जो लैंग्वेज है उसको बदल दिया गया। यहाँ पे आर्किटिक सी की बात बोली गई थी कि भई यहाँ पे सेट नहीं होता है। जबकि 22 में डायरेक्ट डेट पूछ ली गई थी। 24 में हिस्सा ही पूछ लिया कि भई कौन से हेमिस्फीयर में रहता है। तो भाई नॉर्दर्न में, और हमारा कैंसर के बाजू, साथ ही साथ आर्कटिक के बाजू। तो आंसर हमारा क्या होगा? आर्कटिक और कैंसर 2 एंड 4। अभी हमें पढ़ना क्या होता है? क्या फिर से यही पढ़ के जाएँगे और यही पूछने वाले हैं? डेफिनिटली नॉट। हमें इसके साथ-साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो सारी पढ़ लेनी है, कि हाँ भाई सन की मूवमेंट कैसे चलती है, अर्थ कैसे-कैसे उसके रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सब कुछ आप देख लो। इक्विनॉक्स क्या है, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, सब कुछ। जो भी पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसमें सन और अर्थ की मूवमेंट है एज़ वेल एज़ मून की मूवमेंट है, उन सबको आपको पढ़ के जाना है। अभी क्या वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा? डेफिनिटली नॉट। हम नहीं गेस कर सकते हैं कि आएगा ही नहीं। बट हमारे एंड से अगर हम सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लेना है, दैट्स इट। चलिए, और एक मैं आपको लॉजिक कनेक्ट करके बताता हूँ। ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी 21st में पूछा, 21 में पूछा गया था। एक्चुअली 2018 में भी पूछा गया था। 18 में पूछा गया, फिर 2021 में पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है। फिर अगेन 2024 में पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है। अभी देखो, देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि आपको ये आ ही जाता था। मेरा बस बताना ये है कि जो चीज़ पूछी गई है, वो रिपीट हो सकती है, एकदम ईज़िली हो सकती है। हम बस अवेयर होने चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये दूसरी बार आता है, तो मैं गलत नहीं करूँगा। और अगेन, क्या फिर से राइट टू प्राइवेसी आ सकता है? शायद नहीं आए। पर अगेन, अब मैं आपको पूछ लूँ कि राइट टू एनवायरनमेंट किसके अंदर आता है? चलो राइट टू एनवायरनमेंट नहीं, अब मुझे बताओ, राइट टू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? अब ये आ सकता है क्योंकि प्राइवेसी के साथ ये कनेक्शन मारता है, और हर साल यूपीएससी एक आध दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। जैसे 22 में शायद 22 में ही पूछा था, 21 या 22 में पूछ लिया था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंदर आता है? फिर राइट टू वोट किसके अंदर आता है? मतलब हर साल एक राइट तो पूछते ही हैं कि ये किसके अंदर आएगा। अभी मैं पूछता हूँ राइट टू इंटरनेट किसके अंदर आएगा? ये मुझे बताना, ठीक है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो तो है ही है। बट कौन से आर्टिकल के अंदर ये फॉल करेगा वो मुझे बताइए। चलिए हम आगे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन था और काफ़ी लोगों को थोड़ा-सा ये ट्रिकी लगा था। इट वाज़ ईज़ी एक्चुअली, बट थोड़ा-सा ट्रिकी लगा था। पर इसको हम ट्रेस करते हैं कि कैसे ये ईज़ी हो सकता था। देखो पूछा क्या गया था, मनी बिल के बारे में बात की गई थी और उसमें स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन से सही है। अभी देखो, ये 24 का क्वेश्चन है। 2023 में क्या पूछा गया है? फाइनेंस बिल और मनी बिल। अगर आप 23 से भी पढ़ के जाते कि हाँ भाई मनी बिल पूछा गया है तो अभी ठीक से पढ़ लेते हैं, तो भी आपको आ जाता। अगेन 23 को छोड़ दो और उससे पहले आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बजट, फाइनेंस मिनिस्टर, किसकी बात चल रही है सारी की सारी? पैसों की, फाइनेंस की। इससे भी आप लिंक करके पढ़ लेते, मतलब सेम चैप्टर में ही आता है, सेम 2 पेज हैं, उधर ही आता है सब कुछ। वो 2 पेज भी पढ़ लेते तो भी आपका हो जाता। चलिए छोड़िए, आंसर हम देख लेते हैं सबसे पहले। 20 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? पूछा क्या गया था कि भाई जो भी बजट हमारा आता है, उसके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, ये सब किस एक्ट के अंदर आते हैं? इट वाज़ एक्चुअली रियली हार्ड क्वेश्चन।
2020 में शायद ही इसका किसी ने सही आंसर दिया होगा। एक्चुअली हार्ड था ये, बट इसका आंसर क्या था? एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्योंकि जो भी आप चीजें साइड में रख रहे हो, ठीक है, वो इन शॉर्ट क्या है, आपका बजट मैनेजमेंट के लिए रख रहे हो ना, कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या रहेगी, बजट में कैसे मैनेज करने वाला हूँ, एटसेट्रा। तो ठीक है, चलो, पॉसिबल था आपको आया ना आए, पर ये क्वेश्चन आया क्यों था पता है? क्योंकि उस वक्त एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट का हिस्सा था, पॉसिबली अगर आप करंट से अवेयर होते तो शायद आ भी जाता। ओके, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। फाइनेंस बिल और मनी बिल की बात की, अगेन ये क्वेश्चन भी काफी लोगों को ट्रिकी लगा था, बट देखो इजी था एकदम ही। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं जो गलत है, सबसे पहले उसी को देखते हैं। ये वाला गलत है। क्या बोला गया है? इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो पहली बात, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। क्या मनी बिल में जॉइंट सिटिंग होती है? नहीं, नहीं होती है। राज्यसभा को कंपलसरी उसे पास करना ही होता है, तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है। तो हाँ, मतलब इतना तो स्टेटमेंट सही है भाई। पर आगे क्या बोला गया है कि जॉइंट सेटिंग नेसेसरी बन जाती है, मतलब कंपलसरी है, नेसेसरी है फॉर फाइनेंस बिल। नहीं भाई, फाइनेंस बिल जो होता है, इट वाज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो क्या मैंडेटरी होती है कि जॉइंट सेटिंग करवाओ, करवाओ ना भी करवाए भाई, क्या फर्क पड़ता है? तो नेसेसरी नहीं होती है, ये बात इधर ही गलत हो जाती है, ठीक है। ओके, ऊपर का भी देख लेते हैं, चलो। तो देखो, ऐसे स्टेटमेंट होगा ना, इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। पढ़ना कैसे है? ब्रेक लगा के ही पढ़ना है। पहले इतना ही पढ़ो, आगे आगे का पढ़ो ही मत, कि भाई इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो सिटिंग ऑफ जॉय फॉर मनी बिल। ओके, सही है या गलत है, हमने जो भी था देख लिया। फिर आगे देखते हैं, फिर से पढ़ना, अभी ना बीच वाले को इग्नोर कर देना, ये हमने पढ़ लिया, इसको इग्नोर कर दो, डायरेक्ट पढ़ो। डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, ऐसे पढ़ना है, ताकि उधर आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। पढ़ने की भी एक अपनी टेक्निक होती है, ताकि आप आपका दिमाग क्लियर चले। कई बार होता यही है कि हमें आता तो है, पर उस वक्त हमने गलत तरीके से पढ़ लिया। कई बार मैं भी गलत कर देता हूँ, आता होता है, घर आके देखते हैं तो पता चलता है अरे यार ये क्या कर दिया। बट ठीक है, ऐसा आराम से पढ़ना है तो ही क्लियर होगा। फिर क्या बोला है कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट। ओके, सही बात है। और यही की यही सेम बात नीचे ही बोली गई थी ना, सेम ही बात थी, डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा राज्यसभा मनी बिल, सेम टू सेम बात थी, कोई फर्क नहीं था। ओके, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। यस भाई, बिल्कुल सही बात है। और देखो यही सेम बात नीचे वाले स्टेटमेंट में थी, क्यों? क्योंकि अगर अमेंड और रिजेक्ट कर देगी तो जॉइंट सिटिंग का कोशिश बनेगा ना कि भाई करें या ना करें। तो ये सेम टू सेम पॉइंट दोनों के पॉइंट को मिलाकर यहाँ पे तीसरा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख लेते हैं, चलिए 24 का क्वेश्चन क्या था। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी था। देखो क्या बोला गया है। सबसे पहले, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या? राज्यसभा। क्या राज्यसभा इंट्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है, यस सही बात है। फिर राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव बिल, सजेस्ट सम चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट बिल। यस, सेम टू सेम बात देखो यहाँ पे जो बोली गई थी, पहला नहीं दूसरा स्टेटमेंट, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है, और वही उठा के बदल दिया, सिर्फ लैंग्वेज हल्की सी चेंज की, वही स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला, चौथा स्टेटमेंट क्या है? अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। देखो सेम बात है ना। मनी बिल क्या मैंडेटरी है कि उसे टिक करना ही चाहिए कि हाँ भाई जो राज्यसभा ने बोला उसे मानो ही मानो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत, चौथा गलत, चौथे को हटा दो। आगे का देखते हैं। और ये पहला स्टेटमेंट पहला सही था, 109 आर्टिकल, आपको बस आर्टिकल पता होना था। चौथा तो गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है, आपको पता चल गया, तो आप दो में तो पहुंच ही जाते कि भाई या तो ये है या तो ये है, दो तो पहुंच जाते क्योंकि दूसरा और तीसरा तो आपका सही हुआ है। और जैसा कि हमेशा मैंने आपको बोला है कि दो स्टेटमेंट में आपको डाउट पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा हमें टिक करना चाहिए, तो कौन सा करना है जहां पे ज्यादा ऑप्शंस है, 1, 2 एंड 3। और देखो 100 आउट ऑफ 100 ये सही नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा ऑप्शंस वाला टिक करो, बट 80% केसेस में सही होता है, तो आप कर सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी देख लीजिए, अभी ना अमेंडमेंट के बारे में था, 2022 में पूछा गया था, अमेंडमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हो तो ये वो जो भी स्टेटमेंट है, चलो देख ही लेते हैं। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, सॉरी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या एक्चुअली लगती है, आपको क्या लगता है, अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई भी गवर्नमेंट है,
अभी की बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुछ भी हो, रूलिंग पार्टी है, उसको अमेंडमेंट करना है तो क्या पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेंगे? नहीं, कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वन गलत करो, और जैसे ही वन गलत किया हमारा आंसर आ गया। चलो वैसे ही देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ना यहाँ पे आया तो था, अमेंडमेंट से रिलेटेड ही था। किधर गया? अच्छा सॉरी, मैं ना डालना ही भूल गया हूँ, शायद नहीं मिस हो गया मेरे से, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है वो क्वेश्चन, दूसरे कहीं पेज में चला गया हो तो। नहीं, वो ऐड नहीं हुआ है, बट इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही था, 2024 का क्वेश्चन था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये रहा, ये वाला देख लीजिए, देखो अमेंडमेंट से ही है 368, सेम पहले भी अमेंडमेंट ही पूछा गया था। बोला क्या गया था कि भाई क्या क्या कर सकते हो अमेंडमेंट से, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, तो सब कर सकते हैं अमेंडमेंट से, सब अलाउड है, बस क्या नहीं अलाउड है, बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी सब अलाउड है। तो ये समझ में आया, 22 से भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, 24 से भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन है, तो क्या रिपीट ही करता है यूपीएससी? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ औरों से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं ताकि आपके मार्क्स कम से कम 6 से 8 बढ़ जाएंगे, और 6 से 8 बढ़ गए मतलब आपका प्रीलिम्स निकल गया, दैट्स इट। ओके, चलिए अभी हम आज की न्यूज कवर करते हैं। और हाँ, आपको समझ आना बहुत जरूरी है, समझ ना आ रहा तो मुझे बताना कि भाई नहीं, ये लिंकेज मेरे हमसे नहीं बैठ रहा है, तो हम उस तरीके से बैठा देंगे। चलिए अभी न्यूज कवर करते हैं, और अब से ना मैंने डिसाइड किया है कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही रहेगा जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है, बाकी मेंस वाला अभी हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीने ही है, ऑलमोस्ट 2 महीने ही बोलो। चलिए सबसे पहला है, अ, ये नहीं करते हैं, सबसे पहले मैप करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, न्यूज में था होंडुरास। होंडुरास कहाँ पे पड़ता है? तो जो अपना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करवाते हैं छोटी छोटी कंट्रियां, उसमें से एक है हमारी होंडुरास। ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। इसके आजू बाजू की कंट्रीज देख लो तो भाई ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, इसको हटा दो, ये रखते हैं हम, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ठीक है। आजू बाजू की सी, कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, गल्फ कौन सा पड़ता है? तो गल्फ ऑफ फोंसेका कहाँ पे पड़ता है? देखो ऐसे जूम हम करेंगे तो यही होंडुरास के यहाँ पे ये छोटी सी जगह जो बन रही है ना, ये है गल्फ ऑफ फोंसेका। और इसी के साथ यहाँ पे ऊपर भी पड़ता है एक गल्फ जिसका नाम है गल्फ ऑफ होंडुरास, सेम टू सेम है, ठीक है। लिख देता हूँ चलिए मैं, सॉरी, यस, गल्फ ऑफ होंडुरास यहाँ पे ही पड़ता है, ठीक है। चलिए बाकी कुछ ध्यान रखना है, यस हम अमेरिका को देखने आए हैं यहाँ पे, होंडुरास को नहीं। ये देख लीजिए, मैंने मैप बदल दिया है, और मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा मैप हम बना देंगे। हम जो यूज कर रहे थे ना वो इतना अच्छा भी मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने दूसरा डाल दिया है, और तीसरा हम लेके आएंगे। चलिए सबसे पहले जब भी हम नॉर्थ अमेरिका देखते हैं ना, सबसे जरूरी है हमारा ग्रेट लेक्स को देखना। ग्रेट लेक्स क्या है भाई? तो भाई कनाडा और साउथ, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो जगह पड़ती है, बॉर्डर पड़ती है, वहां पे बड़ी बड़ी लेक्स आई हुई है, उन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है। कौन कौन सी भाई यहाँ पे लेक आती है? तो भाई एक लेक आती है लेक सुपीरियर, ठीक है। दूसरी एक आती है अपनी मिशिगन लेक, फिर लेक हारून, एंड द लेक एरी एंड ओंटारियो। हम याद कैसे रखेंगे? एक सुपीरियर, एक मिशिगन, वैसे हमने बहुत बार रखा हुआ है, छोड़ो। सुपीरियर, मिशिगन, हारून, एरी, ओंटारियो, और उसके हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रेट स्लेव लेक मिलेगी, ग्रेट स्लेव लेक, और यहाँ पे ग्रेट बियर लेक। ओके, अभी ये सारी ही लेक से निकलती हुई एक रिवर निकलती है, वो रिवर हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेंट लॉरेंस निकलती है यार, पर दिख नहीं रही है, यहाँ से कुछ निकलती है, ऐसे जाती है सेंट लॉरेंस रिवर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यू कैन इग्नोर इट, हम देख लेते हैं सेंट लॉरेंस, ठीक है। चलिए दूसरी नीचे रिवर कौन सी आती है? सबसे बड़ी रिवर आती है मिसिसिपी रिवर, और यहाँ पे एक बर्ड डेल्टा बनाती है, बर्ड फुल डेल्टा। डेल्टा के बहुत टाइप होते हैं, ये बर्ड फुल डेल्टा बनाती है। फिर वही यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको आता है, ये युकातन पेनिनसुला हमारा, फिर ये युकातन चैनल, ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको आता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, सॉरी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आता है। ओके, फिर क्या इधर इंपॉर्टेंट चीज आती है? तो यहाँ पे देखो जो भी गल्फ ऑफ बे है, गल्फ और बे है, उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे हडसन बे आता है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जेम्स आएगा, ठीक है, जेम्स। फिर हडसन स्ट्रेट है, उसके ऊपर डेविस स्ट्रेट, लेब्राडोर, बेफिन बे, गल्फ ऑफ बोथिनिया। ये मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया है, ठीक है, और मैं एक अलग से मैप बना दूंगा, प्लेन मैप बनाएंगे ताकि आपको मजा आए। यहाँ पे एक आता है हमारा ब्यूफोर्ट सी, और यहाँ पे चुकची सी, चुकची सी, और हमारे जो बेरिंग सी है, यहाँ पे बेरिंग सी है,
उन दोनों को बीच में से कौन जोड़ता है? तो भाई बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है, ठीक है। ओके, काफी है इतना तो, और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रेट लेक्स थी ही भाई न्यूज में, उसको भी देख लेते हैं भाई। 5 लेक है, मिशिगन, हारून, ओंटारियो, एरी, सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम ऑन अर्थ। और ये सेंट लॉरेंस रिवर, देखो यहाँ पे लिखा होता है सेंट लॉरेंस, यहाँ पे बनाता है, ठीक है। एक जो मिशिगन है वो कंप्लीटली अमेरिका के अंदर ही आती है, जबकि बाकी की 4 है वो अमेरिका और चाइना की बॉर्डर पे पड़ती है। ग्रेट। फिर था हमारा धर्मा गार्जियन एक्चुअली, ये एक एनुअल इवेंट है बिटवीन इंडिया एंड जापान, ताकि इंडिया और जापान की जो मिलिट्री फोर्सेस है, इंटरऑपरेबिलिटी उनके अंदर बढ़ पाए, दैट्स इट। ये अर्बन वेयरफेयर, काउंटर टेररिज्म, एक्सेट्रा की बातें करते हैं। ओके, अभी ना बड़ी न्यूज ही हम कवर कर लेते हैं, छोड़िए बड़ी नहीं है इसमें कुछ दम, इसी को करते हैं। यहाँ पे आ जाइए। फिर हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो आपने देखा होगा ना, अभी तो एड में भी बहुत चलता है कि भाई क्रेडिट स्कोर मेरा कम हो गया, या फिर क्रेडिट स्कोर अपना अच्छा करें। ये सब जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बताता कौन है कि किसका कम हुआ किसका ज्यादा हुआ? तो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है वो बताती है। क्या होता है ये क्रेडिट स्कोर? तो समझ लीजिए कि मैंने कोई लोन ली है और वो लोन मैं टाइम पे चुका देता हूँ, मतलब मैंने क्रेडिट लिया था, वो क्रेडिट को मैंने टाइम पे दे दिया, तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव हो गया। उसका मतलब कि अगर मैं क्रेडिट लेता हूँ ना तो उसको मैं टाइमली चुका दूंगा, और अगर मैं नहीं चुकाता हूँ तो क्या होगा, मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। सिंपल। ओके, तो यही क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज होती हैं वो रेगुलेट किसके अंदर होती है? तो आरबीआई के द्वारा होती है, अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005। और क्या ये आपको याद रखना है? यस, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 2023 में 2020 नहीं 2022 में शायद 3 या 2, मुझे याद नहीं आ रहा, 2022, यस यस 2022, वहां पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में पूछा गया था। भाई इकरा, क्रिसिल, ये सब क्या है? तो भाई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, सॉरी नॉट कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। फिर यहाँ पे आ जाओ, बाथोइज्म। व्हाट इज बाथोइज्म? तो भाई रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने अपने रिलीजन के कॉलम में एक नए रिलीजन को इंक्लूड कर दिया है, बाथोइज्म। जो बाथोइज्म है वो किससे इमर्ज होता है? तो ये 2 शब्द से बना हुआ है, बाथ प्लस इज्म। इज्म मतलब आइडियोलॉजी, जो भी फिलोसॉफी चल रही है वो, राइट। तो देखो बा है, बा का मतलब यहाँ पे क्या है? 5। और थो का मतलब है यहाँ पे डीप फिलोसॉफिकल थॉट। अपने आप में भी ये टूटता है, ठीक है। जो बा में 5 आ रहा है वो कौन सा 5 आ रहा है? इट स्टैंड्स फॉर एयर, सन, अर्थ, फायर एंड स्काई। हिंदुइज्म में भी है, हमारे जो योगा आते हैं उसमें भी है, पंच तत्व जो होते हैं वो, ठीक है, हर एक रिलीजन में ये होते हैं, यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे नाम हमें हल्के से देख लेना है। बार, सन, हा, सन फॉर सन सेम टू सेम है, हा फॉर अर्थ, और फॉर फायर, एंड ओखरांग फॉर स्काई। अब ये रिलीजन है, ये कौन फॉलो करेंगे? तो भाई बोडो पीपल करेंगे। बोडो पीपल कहाँ पे मिलते हैं? हमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के अंदर मिलते हैं। कौन सा एरिया है ये? तो भाई असम का एरिया है। नॉट जस्ट असम, असम के भी जो आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको ये इंक्लूड करता है। यू कैन इग्नोर इट एज ऑफ नाउ। ओके, बोडोलैंड लार्जेस्ट, सॉरी बोडो ट्राइब लार्जेस्ट इंडिजिनियस ट्राइब है असम की। ये नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र के रीजन में हमें पाई जाती है। असम, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत बर्मन स्पीकर्स है ये, इसको हम देख लेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए, कोई भी रिलीजन है उसको क्या स्टेट रिलीजन हमारा सेंटर इशू कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, अपने प्रियम्बल में ही हम बोलते हैं कि वो सेक्युलर कंट्री है, तो हम कभी भी अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट चीज ध्यान रखनी है। पर क्या कोई स्टेट स्टेट पर्टिकुलरली गुजरात, महाराष्ट्र, कोई स्टेट अपना कोई स्टेट रिलीजन घोषित कर सकता है? नहीं, अगेन वो भी नहीं कर सकता है। बट एट द सेम टाइम क्या उस रिलीजन के लिए कोई हम लेजिस्लेशन ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। कोई रेगुलेशन? यस। प्रोटेक्शन? यस। और फाइनेंशियल असिस्टेंस? यस, सब कुछ कर सकते हैं। बट उसको एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी आपको मैं पूछ लूं, ये बोला है रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, कि इन जनरल वे कि क्या स्टेट चाहे तो रिलीजन मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है, इन जनरल नहीं कर सकता है। बट क्या कभी भी नहीं कर सकता है? नॉट इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो गलत हो जाएगा। नहीं, वैसे तो कर सकता है, ठीक है। एनी सर्कमस्टांसेस बोले तो गलत है, पर हाँ कर सकता है तो यस कर सकता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे जो स्पीकर वाला चीज आया उसको हम देख लेते हैं कि भाई ये हमेशा आता है, ये क्या चीज है? तिबेतो बर्मन स्पीकर मतलब क्या? यहाँ पे देख लीजिए। देखो टोटल लैंग्वेज जो हमारी होती है उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी ऑस्ट्रिक, द्रविडियन,
सिनो तिब्बतन एंड इंडो आर्यन, ठीक, इंडो यूरोपियन, सॉरी। अब ये कौन कौन से, तो ये भाई ग्रुप है जो लोग आए थे उसी के अकॉर्डिंग, निषाद, द्रविड़, किरात और आर्यन, उसी के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बनी है। फिर इसके सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि ये ऑस्ट्रिक है तो ऑस्ट्रिक में आप एशियाटिक मिला दो तो ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, और ऑस्ट्रिक में ही आप नेशियन मिला दो तो ऑस्ट्रो नेशियन हो जाएगा। ओके, ये जो लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी होती है, जो आपको याद भी रखना है, मुंडा लैंग्वेज एक उसकी ब्रांच है। अभी मुंडा ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लैंग्वेज भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो हम बस ध्यान क्या रखेंगे कि भाई जो मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी है, ऑस्ट्रो सॉरी ऑस्ट्रिक है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, तो मौन खमेर होती है, ये भी ध्यान रखना है। कौन से एरियाज में बोली जाती है नहीं याद रखना है, यू कैन टोटली इग्नोर इट, बट हाँ ये ध्यान रख लेना, ठीक है, मुंडा और मौन खमेर। आगे देखते हैं द्रविडियन, तो भाई साउथ सेंट्रल और नॉर्थ द्रविडियन कुछ भी नहीं है, आपको पता है ये। फिर सिनो तिब्बतन, द्रविडियन मतलब जो अपने इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में यूजुअली बोली जाती है और बाकी के एरियाज में भी बोली जाती है, इसलिए एरिया कभी भी याद रखिए ही मत, उसको इग्नोर कर दीजिए, बस हमें ब्रांचेस याद रखनी है। फिर है सिनो तिब्बतन, सिनो स्टैंड्स फॉर चाइनीज, जैसा तिब्बत भी चाइना के आजू बाजू ही पड़ता है, तो उस एरियाज में जो जो भी पाई जाती है वो लैंग्वेजेस। अभी यही तिब्बत की लैंग्वेज हमारे म्यांमार के एरिया के साथ मैच करती है, तो भाई तिब्बतो म्यांमारी, या फिर तिब्बतो बर्मीज जो कि यहाँ पे है हमारा ये वाला, देखो तिब्बतो बर्मन, तो सेम है, ठीक है, तिब्बतो म्यांमारी बोले या फिर तिब्बतो बर्मन बोले, सेम चीज है। और फिर आता है सियामीज चाइनीज, मतलब वही चाइना वाले एरिया के आजू बाजू जो पड़ती है, ये म्यांमार वाले एरिया के आजू बाजू, ये चाइना वाले एरिया के आजू बाजू। इसमें भी क्या सब कैटेगरीज है, ये नॉर्मल, उसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ असम, नॉर्थ सॉरी असम म्यांमारी और तिब्बतो हिमालयन, यू कैन इग्नोर इट। फिर इंडो यूरोपियन में एक ही लैंग्वेज है, इंडो आर्यन, उसमें कैटेगरीज पड़ती है, ब्रांचेस आती है, एक है ईरानियन, एक है डार्डिक और एक है इंडो आर्यन। अभी जो ईरानियन है वो कहाँ पे बोली जाती है, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है अपना, जो गांधार साइड वाला एरिया है वहां पे बोली जाएगी। डार्डिक जो है अगेन हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहां पे बोली जाएगी, और इंडो आर्यन तो भाई हर जगह पे बोली जाती है, जो हम बोलते हैं वो इंडो आर्यन का ही कैटेगरी होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आप समझ गए, राइट, एक ऑस्ट्रियन है, द्रविडियन है, फिर सिनो तिब्बतन और इंडो यूरोपियन, खत्म। ओके, हल्का सा आपको बस इसका आइडिया होगा ना, तो अगली बार से आप पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ठीक है ऐसा है। ओके चलिए, फिर यहाँ पे देख लीजिए फॉल्स किलर वेल। भाई क्या होता है, देखो नाम इसका वेल है बट इट इज नॉट वेल, क्यों, क्योंकि बोला ही क्या गया, फॉल्स, फॉल्स किलर वेल, दोनों नाम अलग अलग है। तो ये है क्या, एक्चुअली इट इज डॉल्फिन। ये सब पता नहीं, ये मैं लिख देता हूँ, ये पता नहीं कैसे विजन वाले लिखते हैं, बट इट इज डॉल्फिन, ठीक है, फॉल्स किलर वेल इसका एक नाम है, उसका सब नेम है, उसको बोला भी जाता है फॉल्स किलर वेल। क्यों बोला जाता होगा, आप खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि इसका जो अपीरियंस होता है वो किलर वेल की तरह दिखता है। किलर वेल खतरनाक होती है, ये मार देती है, और ये जो डॉल्फिन है इसका अपीरियंस भी उसी किलर वेल की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम है फॉल्स किलर वेल, क्योंकि दिखती है एक्चुअली है नहीं। न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली several of 19 false killer wave have been reported in mass training incident remote in तस्मानिया। तस्मानिया कहाँ पे पड़ता है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड पड़ता है ये, अगर अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ेगा तस्मानिया। ये जरूरी है क्या याद रखना, ये जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने पहले कैंगारू पूछ लिया, जो मार्सुपियल्स के बारे में पूछ लिया था, ये मार्सुपियल्स का भी एक पार्ट होता है तस्मानियन। जो मार्सुपियल्स होते हैं ना उसमें एक कैटेगरी आती है तस्मानियन, जैसे कि नॉर्मल वुल्फ आता है, ठीक है हमारा। दूसरा ये जो होता है ना, ये अपना नॉर्मल वाला होता है, और जो मार्supial में हम चले जाते हैं तो हमारा आता है तस्मानियन वुल्फ, ये मार्supial होता है। और ये नॉर्मल वाला मतलब क्या है, ये अपना मेमेलिया से आता है, ठीक है, मेमेलिया ग्रुप, मेमेलिया तो है ही। प्लेसेंटल्स, प्लेसेंटल्स, मेमेलिया तो सारे हैं, प्लेसेंटल्स होता है, प्लेसेंटल्स, ये नॉर्मल वाला प्लेसेंटल्स में होता है, यहाँ पे मार्supials में होता है। अगर नहीं पता है तो थोड़े पहले का वीडियो देख लीजिए, हमने डिस्कस किया हुआ है, शायद 7 फरवरी या 8 फरवरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किलर वेल्स के बारे में बात करते हैं। फॉल्स किलर वेल तो इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में हमें पाई जाती है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो डार्क ग्रे ब्लैक भी दिख जाता है, ठीक है। ये यूजुअली सोशिएबल होती है, मतलब कि ग्रुप्स में रहते हैं, पर अपना ग्रुप छोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है, छोटा सा ग्रुप होता है, इसलिए उनका जो बॉन्ड होता है ना वो काफी स्ट्रांग होता है। क्या कंसर्न, तो एनवायरमेंट कंटामिनेशन हो रहा है, हंटिंग, कॉम्पिटिशन, प्रे एक्सेट्रा। ओके, अभी ये न्यूज में है तो हम दूसरा भी देख लेते हैं, वेल्स क्या होती है, कैसे होती है। चलो यहाँ पे आ जाइए, देखो वेल्स जो है ना वो यूजुअली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। वेल्स पहले तो मैमल्स हैं, दोनों दोनों की दोनों कैटेगरी मैमल्स ही होती है, बट उनका जो खाने का सिस्टम है उससे वो डिवाइड करते हैं हम, एक होता है टूथ वेल और एक होता है
नॉन टूथ वेल, नॉन टूथ मतलब जिसके दांत नहीं है, बलीन है। टूथ मतलब क्या है, दांत है तो ये सबको खा लेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आएगी, तो भाई किलर वेल, स्पर्म वेल और डॉल्फिन। अभी पता चला ना, फॉल्स किलर वेल, किलर वेल ये फॉल्स है, तो स्पर्म वेल, डॉल्फिन्स। और आगे दूसरा देखते हैं हम, तो बलीन वाली होती है। बलीन क्या है, इनके दांत नहीं है, तो ये कैसे खाएंगे भाई, दांत नहीं है तो। इनके अंदर ना फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर फीडिंग सिस्टम। ओके, ये कैसा होता है, मुंह तो इनका बहुत बड़ा है, बट फिर आगे जाके छोटा 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 होता जा रहा है इसी तरीके से। और यहाँ पे एक फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है, आप कुछ भी खाओ वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। जैसे कि पानी की में के अंदर आप सब फिश ले लो, जू प्लैंटन फाइटोप्लैंक्टन आ रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिक फिल्टर होता जाएगा। इसका मुंह इतना बड़ा होता है, वेल है, ठीक है, बहुत बड़ा मुंह होता है, तो ये तो इंसान भी खा ले, तो क्या इंसान भी ये निगल जाएंगे, फिल्टर हो जाएगा इंसान, नहीं। इनका जो फिल्टर फीडिंग सिस्टम है ना, वो बहुत छोटा होता है। यू कैन से कि इंसान की मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। हमारा जो, अगर हम पंच की क्रिएट करें तो उनके जितना ही होगा, तो इंसान तो उससे से फिल्टर नहीं हो सकता है। तो इंसान को क्या करेंगे, वो वापस उगल देंगे, वापस फेंक देंगे इंसान को। अगर वो खा भी लेते हैं गलती से तो वापस फेंक देंगे। ओके, फिर जो भी ये होता है वो किसका बना होता है, तो कैरेटीन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिल्टर फीडिंग सिस्टम होता है बलीन वेव्स के अंदर, और कैरेटीन का बना होता है। और ये कैरेटीन दूसरा हमें कहाँ पे पाया जाता है, तो भाई इंसान के जो नाखून होते हैं, नेल्स, फिर शायद बाल भी होते हैं, वहां पे भी मिलता है कैरेटीन। ओके, अभी ये कौन सी होती है बलीन, तो ब्लू, ग्रे और हम्पबैक। ओके, क्या सारी की सारी वेल बड़ी हुई होती है, बड़ी स्पीशीज आती है, नहीं, सारी बड़ी नहीं होती है, कुछ कुछ छोटी होती है, कुछ कुछ बड़ी होती है। जैसे कि ये देखिए ना, डॉल्फिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेल। तो आपको पता है ना डॉल्फिन कितनी होती है, छोटी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आपको हाँ इसमें से याद क्या रखना है, यही याद रखना है कि एक तो टूथ होती है, एक बलीन होती है, बलीन में फिल्टर खाने के लिए फिल्टर फीडिंग सिस्टम है जो कि कैरेटीन का बना हुआ है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है जूमोइर डांस। क्या है ये जूमोइर डांस, देखो नाम में ही जूमो आपको दिख रहा है ना, तो डांस तो है, वो तो हमें पता चल गया है। ओके, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको अटेंड किया था, जुमोर बिनंदिनी या फिर बिनांदिनी। ये एक मेगा डांस होता है, मेगा झूमर डांस होता है, और बहुत सालों में करते हैं। ये क्या सिंबलाइज करता है, विच सिंबलाइज आसाम्स 200 years ऑफ टी इंडस्ट्री। ग्रेट। अभी हमें इधर का एक फर्ज हो जाता है, दो चीज याद रखनी है। एक तो ये झूमर डांस कहाँ से है, तो आसाम से है। फिर क्यों है, तो भाई टी इंडस्ट्री के 200 साल को ये सेलिब्रेट करता है, ठीक है भाई। चाय पी के बहुत मजा आ गया, इसलिए डांस कर रहे थे, जूमो कर रहे थे, तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, झूमर डांस आसाम में ट्राइब, टी ट्राइब होती है, वो इसको सेलिब्रेट करती है। साथ ही साथ जो आदिवासी कम्युनिटीज होती है वो भी सेलिब्रेट करती है। वुमेन्स यूजुअली डांसर्स होते हैं और सिंगर्स होते हैं, जबकि जो मेल होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर जो अटायर होता है, जो कपड़े होते हैं वो कैसे पहनते हैं, तो रेड एंड व्हाइट साड़ीज होती है, यूजुअली अलग भी पहन सकते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। ओके, इसमें भी आपको दिख रही है रेड एंड व्हाइट। ओके, चलिए, फिर धर्मगार्जियन हो गया हमारा, ग्रेट लेक्स हो गया, और हाँ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण। आपको पता है हमने बहुत बार बात की है, ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मेन मोटो क्या है कि सबके पास घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल। किन किन को घर दिया जाएगा, भाई जो गरीब है उनको ही घर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपका 50 गज का ऑलरेडी मकान बना हुआ है बहुत बड़ा, और फिर भी आप भाई मकान मांगने आते हो कि भाई दे दो आवास योजना के अंदर, तो नहीं मिलेगा। कौन कौन बेनिफिशियरी है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड है, जो आवास प्लस के अंदर आते हैं, जो आवास प्लस सर्वे हुआ था उसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम सभा वेरीफाइड करती है उसके अंदर आते हैं। ग्राम, आपने पंचायत देखी होगी ना, पंचायत सीजन, उसके अंदर कैसे वो आवास योजना के अंदर दिया जाता है कि भाई हाँ इनके पास कच्चा घर है, पक्का कोई बना हुआ नहीं है, तो इनको मिल जाएगा। और ये डिसीजन कौन ले रहे हैं, जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा मतलब क्या है, जो गांव के मेंबर्स सब बने हुए हैं, पंचायत के जो मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ग्राम सभा के अंदर कौन आते हैं, मतलब पर्टिकुलर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें, तो भाई जो भी ऐसे हैं जिनकी एज 18 से प्लस है, वो सारे के सारे आ जाएंगे, गांव के मेंबर्स हैं वो। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउस हाउस सॉरी हाउसलेस होने चाहिए, साथ ही साथ उनका कच्चा घर होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए, तो मिल जाएगा। ओके, चलिए, फिर कूनो नेशनल पार्क, पता ही होगा आपको, बहुत न्यूज में है। रिसेंटली 5 और चीता को यहाँ पे जोड़ दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, इसलिए न्यूज में था। कूनो रिवर यहाँ से निकलती है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये फर्दर चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी। यमुना जाती है यहाँ से, रुको एक सेकंड, यमुना ऐसे जा रही है, यमुना को 4 नदियां बनाती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चार की
ट्रिब्यूटरीज है और उसमें से चंबल की ट्रिब्यूटरी आती है अपनी कूनो रिवर। ओके, लिख लो ना आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये वाला ऊपर वाला अपना यमुना। यमुना फिर किसके ट्रिब्यूटरी है? तो ये फर्दर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, प्रयाग में मिलते हैं ये लोग। ऐसा सब आपको पता होना चाहिए ना लिंकेज, तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करवा सकते हैं कोई। चलिए, ग्रेट लेक्स हो गया, हॉन्ड्रास हो गया, यस, ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन और बात हुई असम भी हो गया। ओके, अभी हम अपनी बड़ी न्यूज देखते हैं। बड़ी न्यूज में कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने उसको पीछे रखा था। और लैंग्वेज को क्यों हमने दिखा गया था? क्योंकि यहाँ पे भी लैंग्वेज था। देखो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिसेंटली हाईलाइट की है अपने पीएम श्री ने। ओके, चले देखते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज पर 2011 सेंसस, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे यहाँ पे 99 अप्रॉक्स है और शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 है। और अदर लैंग्वेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1 आती है। एज पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2010, अप्रोक्सीमेटली 780 जितनी लैंग्वेजेस थी, उसमें से 5 डिकेड्स के अंदर 50 जितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब सोचिए, 50 एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं, बट इंडिया के अंदर इतनी तो बोली ही जा रही थी, इसमें से 50 गई है। ठीक है, चलिए, लैंग्वेजेस फैमिली ये हमने देख लिया। ठीक है, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत सब हमने देख लिया है, यू कैन इग्नोर इट टोटली। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? तो भाई 8 शेड्यूल के अंदर बोला गया है, 22 लैंग्वेज हमारी 8 शेड्यूल में आती है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है 24 में ही। फिर आर्टिकल 29 में बोलते हैं लैंग्वेज, स्पिरिट और कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है। आर्टिकल 350 क्लॉज बी के अंदर बोलते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्या हमें इसको पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है और करंट अफेयर का भी पार्ट है। जो भी चीजें पीवाईक्यू का पार्ट होती है, ठीक है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो आपके यूपीएससी के लिए हॉट फेरविक हो जाती है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। चलिए, सब इनिशिएटिव कौन कौन सा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए? नेशनल एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड 5 तक आप लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करिएगा। फिर साहित्य अकेडमी हमने बनाई है, जो कि इंडियन लैंग्वेज जो भी है उनके प्रमोशन के लिए अवार्ड देती है, साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है। फिर टेक्नोलॉजी में भाषिनी हमने बनाया कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप डिजिटली ट्रांसलेट कर सकते हो भाषिनी का यूज किए हुए। फिर क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम पुरानी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम क्लासिकल लैंग्वेज का उनको टैग देते हैं। अभी के लिए कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल है, कितनी है, सिर्फ ये बताइए ना। अभी रिसेंटली 6 ऐड की है हमने, कौन कौन सी की है, कुछ भी याद हो आप मुझे बता दीजिए। फिर है भारतीय भाषा समिति, ये भी है रिसेंटली हमने बनाई थी 2021 में, हाई पावर्ड कमेटी थी, ये वही इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लास्ट में देखेंगे। चल देख ही लेते हैं। मर्कल मेटल रिलीज्ड इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025। ओके, सबसे पहले तो देखो, ये एक इंस्टीट्यूट है और वो निकाल रही है, तो क्या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कोई प्राइवेट फर्म की रिपोर्ट आपको नहीं पूछने वाला है। बट क्या इसका डेटा इंपॉर्टेंट है? यस, रह जाता है तो इंपॉर्टेंट है, नहीं रहता है तो इग्नोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें ग्रेजुएट्स की, तो हल्की सी डिक्लाइन की है। पहले 44 थी, अभी 42 हो गई। डिक्लाइन नहीं होता, हल्का सही है, चलता है। जेंडर डिस्पेरिटी की बात करें तो 43 मेल ग्रेजुएट्स होते हैं, वो एम्प्लॉयड होते हैं, और 41 जितने फीमेल ग्रेजुएट्स होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं। ये इतनी डिस्पेरिटी नहीं है, इवन यू कैन यूज इट इन गुड पॉइंट कि हमारी डिस्पेरिटी कम हुई है, अभी इतनी ही है, 2% कम नहीं है इतना। एम्प्लॉयबिलिटी अक्रॉस कॉलेजेस, वो भी टीयर 1 कॉलेजेस में हाईएस्ट है, ये बुरी बात है। तो सिर्फ टीयर 1 कॉलेज का हम देखें तो उधर हाईएस्ट है, बट जब टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस देखते हो तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी शायद दिखती ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी अक्रॉस सॉफ्ट स्किल की बात करें तो ये अच्छी है, सॉफ्ट स्किल हमारे अच्छे होते हैं, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं रीजंस क्या है लो एम्प्लॉयबिलिटी के। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें गैप देखने को मिलता है, क्योंकि हम थियरी के ऊपर फोकस करते हैं, स्किल्स के ऊपर करते ही नहीं है। रट्टा मराते जाओ, 10 बार पढ़ाते जाओ, लिखने दे दो घर पे 5 बार, अरे वो थियरी तो सीख जाएगा पर प्रैक्टिकल कैसे आएगा? तो ये हमारा एजुकेशन का मेजर लूप होल है। फिर एआई डिसरप्ट जॉब, यस, बहुत सारी जो जॉब्स है वो एआई की वजह से जा रही है। ऑलरेडी हमारे ग्रेजुएट्स के पास जॉब नहीं है, उसमें से भी एआई की वजह से जा रही है, तो ये तो बड़ा दुख है भाई। फिर सॉफ्ट स्किल डेफिसिट है, ऊपर बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं डेफिसिट है, जैसे कि टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, और जो अपना वर्कलोड है उसको कैसे ईज में कन्वर्ट कर देना, वो सब हमारे पास थोड़ा सा कमी पड़ती है। इनिशिएटिव क्या क्या है? तो भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संगठन, और वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मुद्रा योजना, और प्रमोट वुमेन इन स्टेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स।
उसके लिए हम लेके आए हैं वाइज किरण, ठीक है। वाइज स्टैंड फॉर वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाइज किरण, ये आपको याद रखना है। ओके, स्टेक होल्डर्स क्या क्या है इसके, तो सॉरी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं और एम्प्लॉयर्स हैं जो इनको रखते हैं। चलिए इग्नोर करें। इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या काम का है, जो मैंने हाईलाइट किया ना उतना ही काम का है, बाकी कुछ प्रीलिम्स के लिए हमारा काम का नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे देख लीजिए जो आगे था, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यूएस की रिपोर्ट आई है और बोला है कि इंडिया ने यूएस से जो इंपोर्ट ले रहे हैं उसमें 71% जितना हमें राइज देखने को मिला है। ग्रेट, अच्छी बात है। सबसे पहले एनर्जी होता क्या है, तो कोई भी जो हमारा गैस है उसको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दो। जो नेचुरल गैस है उस गैस को आप लिक्विड बना देते हो, तो उसको हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्योंकि क्या है, सिर्फ वर्ड तोड़ो ना, लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, इन शॉर्ट तो नेचुरल गैस ही, बट वो लिक्विड है, दैट्स इट। ये कैसे होगा, तो गैस है उसको आप ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, वो पानी बनेगा। पानी को ठंडा करो तो और क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा। पर हम कितना ठंडा करते हैं कि वो पानी ही रहे, उसके लिए कितना जरूरी है, तो -162 सेल्सियस जब हम करते हैं तब वो लिक्विफाइड हो जाता है। ओके चलिए, जरूरी है क्या याद रखना, ये जरूरी है। ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक एज वेल एज नॉन कोरोसिव होता है। इंडिया एलएनजी का फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है ग्लोबली। ये हल्का सा आप याद रखोगे फैक्ट्स को, ठीक है। आगे, डिपेंडेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, सबसे पहले तो हमने बोला है कि हम जो नेचुरल गैस का शेयर है उसको 15% तक पहुंचा देंगे, इसलिए इंक्रीज हो रही है। फिर जो हमारी एनर्जी बास्केट है उसमें डाइवर्सिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोल और पेट्रोल से थोड़ा बदल के एलएनजी की ओर भी जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा गैस होता है, अच्छा गैस सॉरी अच्छा फॉसिल फ्यूल होता है। क्यों अच्छा होता है, तो देखो, इन कंपेयर टू ऑयल ये 30% लेस CO2 इमिट करता है, और इन कंपेयर टू कोल ये 40% लेस CO2 इमिट करता है। तो ये कंपेरेटिवली बेस्ट फॉसिल फ्यूल है। यस, क्योंकि सबसे कम ये इमिट कर रहा है। फिर चैलेंजेस की बात करें तो हाई प्राइसेस है इनके, साथ ही साथ वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट के अंदर। रशिया यूक्रेन का वो जब से वॉर चला तब चलो हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, समझ लीजिए कि नॉर्मल भी होते हैं, तो भी हम बहुत हाई पे प्राइस करते सिर्फ गैसेस के लिए। हमें तो फायदा हुआ, बट ये करते सही अगर हमारे रशिया के साथ रिलेशन खराब होते। फिर पाइपलाइन नेटवर्क इनएडिक्वेट है। यस, बहुत सारी विदेशी कंट्रीज में, इवन हमारे मेगा सिटीज में भी जो पाइपलाइन है ना वो डायरेक्ट घर तक आती है, पर क्या एक्चुअली हर कोने तक है हमारे पास, नहीं है। इवन सिर्फ ट्रांसपोर्ट भी करना हो तो भी क्या पाइपलाइन है, नहीं, नहीं है। बाकी विदेशों में आपको ये मिल जाता है। फिर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, ये हमारे पास स्टोरेज के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। बड़े बड़े वेयरहाउसेस होते हैं, वेयरहाउसेस नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, पर हमारे यहाँ पे लिमिटेड है। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है इसको ठीक करने के लिए, तो भाई हम ड्राफ्ट लेके आए हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस पॉलिसी का, साथ ही साथ हम सेंट्रल मॉडल व्हीकल रूल्स 1989 लेके आए हैं, जिसमें हमने एलएनजी को एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल मॉडिफाई किया है। यस, यूज भी होता है, ठीक है। रोल क्या है भाई एलएनजी का इन वेरियस सेक्टर, ये रेसिडेंशियल यूज होता है, पावर जनरेशन में आता है, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे आता है। फिर यहाँ पे देखिए 3 years ऑफ इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या रखना है, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इट इज, थोड़ा सा तोड़ दीजिए। पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें सब कुछ आ गया है, ऐसा है कुछ। फिर किसके बारे में है सब कुछ, क्या आ रहा है, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो जो चीज होती है उन सबको हम कवर कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सबसे पहले जैसे कि हमें 50 बार मैंने बताया, सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बोलते हैं कि ये कुछ चीजों के अलावा हम किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेका, ठीक है, कॉपरेशन एग्रीमेंट। और फिर हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपरेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमने तो पार्टनरशिप ही कर ली, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके भी ऊपर आप चले जाओ तो आपका आएगा पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। पॉलिटिकल यूनियन मतलब एक ही बन गया हो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है हमारा। ओके चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट फुल फ्लेज डीप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विथ एनी कंट्री विद इन फास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये है, ऐसा ध्यान रखना है कि हाँ कुछ है इंडिया के साथ साइन यूएई का, सेकपा। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ली है, तो गुड्स, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, आईपीआर, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है ना, इसका नाम ही कॉम्प्रिहेंसिव है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई यूएई हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, हम अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन का इनके साथ ट्रेड करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स यहाँ पे देख लो ना भाई, थर्ड लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। फिर ये सेकंड लार्जेस्ट हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएसए, तो जरूरी है। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो डेजर्ट ईगल,
फिर डिजर्ट साइक्लोन, साथ ही साथ हमारा एक और है डेजर्ट फ्लैग भी है, ठीक है, डेजर्ट फ्लैग है। फिर एक और है डेजर्ट नाइट है, डेजर्ट नाइट। ये जो डेजर्ट नाइट है ना, ये 3 कंट्रीज आती है इसके अंदर, एक है इंडिया, एक है फ्रांस और एक है हमारी यूएई स्वयं। ओके, क्या याद रखना जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूएई में बहुत सारी हमें जॉब भी मिलती है, बहुत सारे हमारे डायस्पोरास वहाँ पे काम करते हैं। फिर मार्केट बहुत बड़ी है, लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हमें काम आता है। फिर जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेट्रा, जैसे कि 90% एक्सपोर्ट जो भी है उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है, जीरो ड्यूटी है। फिर यूएई नेबरिंग रीजन जो है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीसीसी से हमारे ना जितनी भी पॉपुलेशन है उसके शायद, मुझे पक्का अभी नंबर नहीं याद रहा है, कुछ 70% या फिर 60% के आसपास है, वो सारे के सारे जीसीसी में ही काम कर रहे हैं अपने डायस्पोरा से। प्रोग्रेस क्या है? तो वही बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड हमारा डबल करने का इरादा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे। और एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए हमने भाई इंक्रीज किया है भारत मार्ट इन दुबई, जैसे डी मार्ट है ना वैसे भारत मार्ट इन दुबई, ताकि हमारे एमएसएमई की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिके। आप इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ ये भारत मार्ट याद रखो कि दुबई के अंदर बना है, बाकी सब इग्नोर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आइए, इंडिया 2047, नासकॉम की रिपोर्ट है कि भाई बाई 2047 हम टेक ड्रिवन इकोनॉमी बन जाएंगे। इसमें याद क्या रखना है? ये कुछ भी अंदर का याद नहीं रखना है, सिर्फ टेक ड्रिवन हो जाएंगे ये याद रखिए। और कौन बोल रहा है? नासकॉम बोल रहा है बाई 2047। ओके, नासकॉम क्या है भाई? नासकॉम ना एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की कंपनीज है उन लोगों का ग्रुप है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 3000 कंपनीज आती है। और ये किसको देखते हैं? तो भाई जो भी टेक सेक्टर के अंदर चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको देखेंगे देखेंगे, ठीक है। इनकी एक दूसरी रिपोर्ट भी आती है जो आपको याद रखनी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। क्यों याद रखनी है? क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी न्यूज में रहा है। अगर इसकी रिपोर्ट पूछ लेंगे तो हम उधर उल्टा सुल्टा ही करेंगे, कुछ नीति आयोग लिख देंगे या कुछ कुछ भी। पर यहाँ पे ध्यान देना है, इट इज नासकॉम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भाई नेशनल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी, फिर कुछ है, एम का मैं भूल गया बट कुछ है। चलिए बाकी क्या क्या बोला गया है भाई। तो भाई सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, ये 8 to 10% जितना हमारा इकोनॉमी का जीडीपी इधर से आएगा। फिर सेक्टरल शिफ्ट में 10% जितना अपना ग्रो करेगा, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर 6% जितना करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 10%, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 17% हमें राइज देखने को मिला, जो कि अभी 24% के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एआई लेड प्रोडक्ट्स ज्यादा बढ़ेंगे, एनर्जी में माइक्रोग्रिड, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी की बात चल रही है, केमिकल्स एक्सेट्रा सब कुछ बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, फ्रॉम सॉलिड बैटरीज, सॉरी, ये हमें इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल रहा है, शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शिफ्ट टू सॉलिड बैटरी व्हीकल्स, ऐसा हम जाएंगे, ऐसा बोल रहा है ये। फिर सर्विसेज में बात करें तो फाइनेंस और बैंकिंग भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है, हेल्थ भी अच्छी होती जा रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की इन शॉर्ट बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन की बात करें तो वही ई एशियन और ईयू के साथ हमें मिलकर कुछ ग्रुप्स बनाने चाहिए, कोई एग्रीमेंट साइन करने चाहिए एक्सेट्रा। फॉर कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना चाहिए और उसको और बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, सब बकवास बात है। ओके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसकी रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट। आपको क्या रहता है? सिर्फ रिपोर्ट ही याद रखनी है, अंदर का कुछ भी काम का नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है? ग्लोबल एनर्जी की बात करें तो ये 4.3% जितना बड़ा है, ठीक है। कंज्यूमर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी बड़ा है, चाइना सबसे हाईएस्ट है इसमें, ये आप याद रख सकते हैं। सॉरी, इसको मार्क कर लो, ये याद रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ग्लोबल CO2 इमिशन है वो भी राइज किया है और स्टेबलाइज हो जाएगा बाई, सॉरी, स्टेबलाइज हो जाएगा बाई 2027, ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो होगा बट ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी 95% इलेक्ट्रिक डिमांड यहाँ से मेट होगी बाई 2027। ओके ओके, हटाइए हटाइए, कुछ जरूरी नहीं है ये। इंडिया का देख लेते तो भाई सर्च किया है अगेन 5.8 में, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। ग्लोबल एवरेज से हम फोरकास्ट की है कि 6.3% एनुअली अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल पावर कैपेसिटी है वो राइज करेगी 283 गीगावाट के आसपास। कोल रिमेन डोमिनेट, मतलब कोल से हम ज्यादा एनर्जी लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हमारी 27 तक हम पहुंचा देंगे, अभी के लिए 21 जो चल रही है। और न्यूक्लियर पावर हम 30 तक पहुंचा देंगे, 13 तक राइज किया है, इसको और हम ट्रिपल करेंगे, ठीक है ठीक है। ये कुछ भी काम का नहीं है, हाँ, पूरा आप इग्नोर कर दीजिए, चल जाएगा। बस ट्रेंड ध्यान रख लीजिए कि भाई एनर्जी डिमांड हमारी बढ़ रही है और वो ऑब्वियस है, बढ़ेगी ही, आपको पता भी है। ओके, रीजंस क्या है एनर्जी डिमांड बढ़ने के? सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें से सोलर सेल व्हीकल। आपको अगर मैं बोल लूं कि भाई सोलर सेल प्रोडक्शन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्मल जो डिमांड है
वो राइज कर रही है, वो सही होगा या गलत। तो उधर आप हो सकता है कि हल्का सा कंफ्यूज हो, यार सोलर सेल तो रिन्यूएबल है तो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये बढ़ाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, वो तो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। इन शॉर्ट तो डिमांड तो बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो है, किधर से भी आ रही है। फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, स्कीम्स हम लेके आए। फिर है इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल्स 2024, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, स्टेप्स टेकन टू मीट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, बजटरी सपोर्ट फॉर हाइड्रो पावर एंड न्यू कोल प्लांट। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, कुछ काम का नहीं है हमारा, बहुत सारे आपको स्कीम्स पता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ओके ओके, यस यस, कंप्लीट हो गई भी न्यूज़, और कुछ भी नहीं है। हाँ, और कुछ बताने को नहीं है। चलो तो फिर ये बात जान लो कि और हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या-क्या कर रहे हैं भाई। तो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, फिर ग्रीन अमोनिया मिशन है, फिर वे हमारे पंचामृत है, पंचामृत में हमने 5 चीज़ें बोली हुई है, आई होप आपको याद होगा, राइट? फिर बहुत सारे हैं यार, छोड़िए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो मेरा बताना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था हमारे काम का। और ये प्रिलिम स्पेसिफिक, ये आप मुझे बताना कि ये चीज़ ठीक है या फिर नहीं ठीक है, आपको सब कुछ जानना ही बेहतर रहेगा, या फिर अभी प्रिलिम स्पेसिफिक चलें वो भी ज़्यादा बेहतर है। स्पेसिफिक मतलब मैं कवर सब करवा रहा हूँ, बट हम फोकस उसी में करेंगे जो ज़्यादा प्रिलिम्स के लिए काम का होगा, ठीक है? और कल के लिए मेरा काम होगा, मैं इसका एक मैप बना दूँगा मस्त वाला, और बाकी कल हम अगेन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।